हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स और रीजनिंग के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि कोई एक गैजेट जो है वो यदि एमआरपी पर 25% की छूट के साथ खरीदा गया, ठीक है, और उसको जो है एमआरपी पर 10% की छूट पर बेचा गया, तो आप बताइए कि जो प्रॉफिट परसेंट है यानी कि लाभ प्रतिशत वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आपके गैजेट की मार्क प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है उसका यहाँ पर 100 रुपए है, ठीक है। तो हमने मार्क प्राइस मान लिया कि 100 रुपए है। क्वेश्चन में बोला गया कि गैजेट को जो है एमआरपी पर 25% की छूट के साथ में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एमआरपी मानी 100 रुपए और उस पर जो है 25% की छूट मिली उसको, यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है तो उसमें जो है 25% की छूट, यानी कि ये हो गई आपके पास 75 और बट्टा में आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो चुका है, आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गई 75। अब देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि उसी गैजेट को जो है एमआरपी पर 10% की छूट के साथ में बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा आपका 100 इंटू, क्योंकि देखिए 100 जो है ये आपकी एमआरपी है, ठीक है, इंटू आपके 10% छूट दी गई उस पर, यानी कि 100 में से 10% की छूट तो 90 हो गया और बट्टा में परसेंटेज है तो इसलिए 100 लगा देंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90। देखिए, सेलिंग प्राइस आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, तो यहाँ से जो है हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 90 माइनस 75 बराबर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। तो यहाँ से जो है आप लोग इजिली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15/75 गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 20%। और दोस्तों, 20% आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 कारों के बजाय एक ही कीमत पर 4 बाइकें खरीदी जा सकती है, ठीक है। यदि 7 बाइकों और 5 कारों की कुल कीमत जो है यदि 41 लाख रुपए है तो एक बाइक की कीमत क्या होगी। तो क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है, शुरू की लाइन देखिए कि 3 कारों के बजाय एक ही कीमत पर 4 बाइकें खरीदी जा सकती है, यानी कि बोला ये जा रहा है कि जो 4 बाइक है, ठीक है, तो 4 बाइक की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 3 कार के इक्वल है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि बाइक अपॉन कार इज इक्वल टू 3/4, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोलने का मतलब तो यही हुआ। तो अब दोस्तों, हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कि जो बाइक का मूल्य है वो आपके 3x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बाइक की जो प्राइस है, ठीक है ना, तो बाइक की प्राइस हमने मान ली 3x और हम यहाँ पर कार की प्राइस मान लेते हैं 4x। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, हमने यहाँ पर बाइक की वैल्यू मान ली 3x और कार की वैल्यू मान ली 4x, ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन में बोला गया कि यदि 7 बाइकों और 5 कारों की कुल कीमत जो है यदि 41 लाख रुपए है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया कि 7 बाइक प्लस, ठीक है, 5 कार, तो हमने ये लिख लिया 7 बाइक प्लस 5 कार इज इक्वल टू कितना, 41 लाख, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए, अब देखिए दोस्तों, बाइक की वैल्यू आपके पास क्या है, 3x, ठीक है, और कार की वैल्यू आपके पास क्या है, 4x, क्योंकि हमने यही माना था इसका मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 4x, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 41 लाख। इतनी बात हो गई। चलिए, इसको अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 दिए 21x प्लस 5 चौके 20x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये आपके 41 लाख। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 41x इज इक्वल टू 41 लाख, ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से 1 लाख आ जाएगी आराम से। तो x की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर आपके पास में 1 लाख।
तो जब x की वैल्यू आपके पास में 1 लाख आ चुकी है तो क्या आप लोग एक बाइक की कीमत निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बाइक की कीमत मानी 3x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाइक की कीमत क्या मानी थी? तो हमने बाइक की कीमत मानी थी 3x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे कि हमें बाइक की रियल वैल्यू मिल जाएगी कि एक बाइक की कीमत क्या है। तो ये एक x की वैल्यू है आपके पास में 1 लाख। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 लाख, जो कि एक बाइक की वैल्यू है, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे जो है डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी 50 मीटर उत्तर, 30 मीटर पूर्व और 50 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, और अंत में वो जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है? तो हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ये 50 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये आपके 50 मीटर उत्तर की ओर चला गया। ठीक है, उसके बाद वो 30 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ से ये 30 मीटर पूर्व की ओर चला गया। अब ये जो है वापस 50 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये 50 मीटर वापस दक्षिण की ओर आ गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अंत में वो जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ से ये वापस 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है अंत में, तो ये मान लीजिए कि ये 20 मीटर यहाँ आ गया। अब ये पूछा जा रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो दोस्तों आरंभिक बिंदु आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है इसका आरंभिक बिंदु है, और अभी ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में है? यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्ट में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपके 2992 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि रेडियस, ये आपके 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे हाइट बतानी है कि हाइट क्या होगी। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, एडवांस मैथ्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाविक एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी? तो त्रिज्या आपको दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देता हूं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पर जो है इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है आपके पास में 14, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई एच प्लस आर, आर की वैल्यू है 14। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ये आपको दिया हुआ है पहले से कि एक बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये आपके 2992 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इसके इक्वल रख देंगे। चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो है हम पाई की भी वैल्यू लिख लेंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो 22/7 इंटू 14, और ये हो जाएगा h प्लस 14, और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके 2992। ठीक है, कैलकुलेशन काफी लंबी है, तो इसको आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये h प्लस 14 इज इक्वल टू में आ जाएगा 34। ठीक है, और यहाँ पर से जो है h की वैल्यू आपके पास दोस्तों आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि डिफ्यूज वर्ड को कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो, तो इसी कोड भाषा में चू वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए डी जो है अल्फाबेट में 4 नंबर पे आता है, और एफ जो है ये 6 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए ई 5 नंबर पे आता है, और एच 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, और यहाँ पे देखिए प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम चू में करेंगे। तो देखिए चू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सी से देखिए सबसे पहले हम प्लस का 2 करेंगे, तो सी 3 नंबर पे आता है, और प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 नंबर पे हम जानते हैं ई आएगा। ठीक है, फिर अगली बार जो है हम यहाँ पर प्लस का 3 ऐड कर लेंगे,
तो h 8 नंबर पे आता है, उसके साथ प्लस का 3 ऐड करेंगे तो k आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए e में जो है हम प्लस का 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर i आएगा, और w के साथ में अगर हम लोग प्लस का 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वापस फिर से b आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा EKIB। तो EKIB ये जो है आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, और ये भी काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या से 20% छोटी है, ठीक है। हालांकि अब दूसरी संख्या जो है वो 20% बढ़ जाती है तो पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कि दूसरी संख्या जो है वो आपके x है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या है ये आपके x है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो दूसरी संख्या है वो कोई x संख्या है। उसमें ये बोला गया कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 20% छोटी है। तो दूसरी संख्या तो आपको पता चल चुकी है, जो कि हमने मान ली x। तो हम यहाँ से पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए दूसरी संख्या यदि x है तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% छोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% छोटी है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, तो x इंटू 80/100 हो गया, ठीक है, 80/100 हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों 20%, तो हम मानते हैं कोई भी संख्या 100% होती है तो उसमें से 20% छोटी यानी कि 80% हो गई वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में पहली संख्या आ चुकी है x इंटू 80/100, ठीक है। फिर बोला गया कि हालांकि दूसरी संख्या अब 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो है ना, अब उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि, ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या जो है अब 20% से बढ़ गई है। तो 20% से बढ़ गई है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, x इंटू 120/100, यही हो गया इसका बोलने का मतलब। चलिए ये बात हो गई। तो अब यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो पहली संख्या है x इंटू 80/100 वो सेम है, लेकिन दूसरी संख्या बढ़ गई थी 20%, जिससे कि दूसरी नई संख्या हो गई आपके पास x इंटू 120/100, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो अनुपात बराबर हम क्या करेंगे कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, तो अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 80/100, ठीक है। ये आपके पास पहली संख्या है, बट्टा में आ जाएगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या नई वाली कौन सी है, x इंटू 120/100, ठीक है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हैं। 2:3 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा 2:3। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए जो है बी की माता है, ठीक है। तो ये कोई ए है जो कि किसकी माता है, बी की माता है, तो ये हो गई बी की माँ। अब बोला जा रहा है कि डी जो है सी की बहन है, तो ये कोई डी है जो कि इस सी की बहन है। चलिए ये हो गया कि डी जो है ना ये सी की बहन है। देखिए माइनस साइन जो है वो यहाँ पर मैं जो फीमेल है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और जो आपके प्लस साइन होगा वो आपके मेल के लिए होगा। अब बोला जा रहा है कि सी जो है अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये जो सी है ना ये अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो ये इसका पुत्र हो गया, और सी क्या है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि डी जो है बी की बुआ है, ठीक है, तो ये जो डी है ये इस बी की क्या लगती है, बुआ। चलिए ये हो गया बात। अब बोला जा रहा है तो क्रमशः डी और सी जो है आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो डी और सी है ना इनका आपस में ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा रिलेशन है। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा, ई जो है ई का बेटा है सी, ठीक है, और सी की बहन है डी, ठीक है, यानी कि ये आपस में भाई और बहन है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डी और सी जो है आपस में भाई बहन है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे जो है आपको
सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस सीरीज में एक पद जो है वो गलत है, तो गलत वाला कौन सा है ये आप बताइए यहाँ पर चूज करके। तो सीरीज को सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इस सीरीज को यहाँ पर पूरा ओपन करके लिख लिया है। जैसे कि आपको यहाँ पर FH12 दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जो FH12 को लिख लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल में समझाने के लिए आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है F से H की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए F से H की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से H से J, तो H से J में यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए J से L, तो J से L में भी यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है और L से N यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है। तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। अब देखिए H से K, तो H से K में हम जानते हैं यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से K से N यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है। N से Q में भी प्लस का 3 हो रहा है और Q से T में भी प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब देखिए दोस्तों 12 से 60, तो 12 से 60 मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 60 इंटू 4, तो 60 इंटू 4 करेंगे तभी जाकर 240 आएगा। यानी कि पहले जो है मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा था, अब मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखिए 240 इंटू 3, तो 240 इंटू 3 करते हैं तो देखिए 640 नहीं मिलता है। ठीक है, 240 इंटू 3 करने से दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा 720। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 720 आएगा, ना कि 640। तो 240 इंटू 3 हो जाएगा आपके 720। यानी कि यहाँ पर ये पद आपको गलत दिया हुआ है। LQ 640 वाले में ये जो 640 है ना, यहाँ पर आएगा 720। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा कि 720 को जो है अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 1440 आ जाएगा। ठीक है, फिर सीरीज जो है वो सही हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 640 की जगह पे 720 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा पद गलत हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि LQ 640 वाला पद गलत है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, काफी अच्छा सवाल था। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 560 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है एक 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 84 सेकंड में पार कर लेती है और 1300 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कौन सी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों दूरी हो जाएगी आपके रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तभी जाकर के टोटल दूरी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें दिया हुआ है 560 मीटर और 700 मीटर। ठीक है, तो इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो 560 मीटर प्लस 700 मीटर, तब जाकर के हमारे पास में यहाँ पर टोटल दूरी आ जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करने से, और बटा समय कितना है 84। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 1300 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, तो 1300 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा कि 1300 प्लस कितना हो जाएगा, इस बार 560। ठीक है ना, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो सेम है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 560 बट्टा में आ जाएगा आपके पास कितना, 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1860 बट्टा 15, और इसको यहाँ पर आपस में काट लीजिए, 124 सेकंड आपके पास में आंसर आ जाएगा। 124 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना है, ये जो क्वेश्चन में सेंटेंस में जो टर्म दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, प्लस में इस बार आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि P का मतलब है डिवाइड, ठीक है, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, R का मतलब है प्लस और S का मतलब है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 15 + 12 गुणा 34, ठीक है, डिवाइड बाई 17,
इंटू 4 प्लस 8 और माइनस का 80। ठीक है, यही बोलने का मतलब हो गया। हमने इस इक्वेशन को जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। अब देखिए इसको जो है हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व होगा, यानी कि ये वाला, फिर जो है आपके मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 12 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि 17 दूने 34 हो जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8 माइनस का 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आपस में। तो देखिए 15 प्लस 12, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 इंटू 2 इंटू 4, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 4 करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 96। ठीक है, तो 96 आ जाएगा ये आपके पास डायरेक्ट। तो 15 प्लस 96 प्लस का 8 माइनस का 80। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे प्लस वाले को, क्योंकि उसके बाद एड ही होता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 119 माइनस का 80। तो 119 में से 80 चला जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 39। तो 39 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 39। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शंस में से जो है कौन सा टर्म यहाँ पर रिप्लेस होगा ये बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।